आज का यह वीडियो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत ही यूनिक है। इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। 1857 से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांत को पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है, जबकि अंतिम ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा दिया गया है। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। यह दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसे श्रमणों का धर्म कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। अगला क्वेश्चन, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? वर्ष 1933 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर वर्ष 1933 में बना था और वह अपनी मृत्यु तक उस पद पर बना रहा। हिटलर को इतिहास का सबसे खतरनाक नेता माना जाता था, जिसके सामने पूरा विश्व कांपता था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मन राजनेता एवं तानाशाह था। वह राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP का नेता था, जिसे नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1929 में हिटलर को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। उसका कहना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को काबू में करना चाहिए। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म परिवर्तन सूत्र के विषय का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस मध्यमा प्रतिपदा के 8 मार्ग है, इसलिए इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। इसके 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक पाक, सम्यक वाक होता है, पाक नहीं होता है, वाक होता है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरह से अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन, देवबंद की उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम था अब्दुल कलाम आजाद। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह सम्मनगढ़ और कोल्हापुर में हुआ था। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए आपका सम्मनगढ़। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये सम्मनगढ़ है, सम्मनगढ़ और कोल्हापुर में। यह गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक विद्रोह था, जिसमें गडकरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गडकरी जो थे वे मराठा क्षेत्र के दुर्गों में
वंशानुगत सैनिकों के रूप में काम किया करते थे, जिसके बदले में उन्हें कर मुक्त जमीन मिला करती थी। ब्रिटिश शासन में उनकी छटनी कर दी गई, जिससे वे लोग बेकार हो गए और उनकी जमीन को भी कर से आरोपित कर दिया गया। इसी के विरोध में गडकरियों ने 1844 में विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व बाबाजी अहिरकर ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र सम्मनगढ़ और कोल्हापुर था। इस विद्रोह में गडकरियों ने सम्मनगढ़ एवं उदरगुड सम्मनगढ़ एवं भूदरगढ़ के दुर्गों को जीत लिया था। बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और उन दुर्गों को फिर से प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो यह वर्ष 1921 को निर्णायक वर्ष माना जाता है। इसे ग्रेट डिवाइडर के वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय से पहले हमारे देश की जनसंख्या की वृद्धि दुर्लभ थी। वर्ष 1921 के बाद हमारे देश की जनसंख्या की वृद्धि लगातार बनी रही है, इसलिए इस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन का महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन थे। ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किए थे। वे ग्रेजुएट शिक्षक थे। उन्हीं की पार्टी के विद्रोह के से पूरा बंगाल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। जब सेन पकड़े गए थे तो अपने आखिरी पत्र में दोस्तों को लिखा कि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा मन अनंत काल की ओर भटक रहा है। ऐसे सुखद समय पर, ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम सब के पास क्या छोड़ जाऊंगा? केवल एक चीज, यह मेरा सपना है, एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह के दिन को मत भूलना। अपने दिल में देशभक्तों के नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखना, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर अपना जीवन बलिदान किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयोग 1957 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? वह है पील आयोग। इसे फिलिस्तीन रॉयल कमीशन के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड पील की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी, जिसे 1936 में अनिवार्य फिलिस्तीन में अशांति के कारणों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया? बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता और लेखक थे, जो 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 1874 में स्वेज नहर कंपनी के शेयर खरीदकर उसने भारत और ब्रिटेन के बीच एक सीधा निकट रास्ता खोलने में मदद की। डिज़रायली ने ही महारानी विक्टोरिया को वर्ष 1877 में भारत की सम्राज्ञी की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अनेक धार्मिक व सामाजिक आंदोलन हुए थे। सबसे पहले होने वाला आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज आंदोलन था। ब्रह्म समाज आंदोलन की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी।
ब्रह्म समाज को एक सहिष्णु संस्था माना जाता था जो धर्म परायण, अच्छाई और परोपकारिता की ओर अग्रसर करती थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित इस मानवतावादी उदारवादी आंदोलन का उद्देश्य समस्त धार्मिक आस्थाओं और संप्रदायों के अनुयायियों में एकता के क्षेत्र को सुदृढ़ करना था। उन्होंने किसी भी धर्म की अच्छाई को ग्रहण करने का संदेश नहीं दिया था। उनका कहना था कि अगर किसी धर्म में सत्यता और पवित्रता हो तो उसे अपना लेना चाहिए तथा कृत्रिमता और ढोंग को त्याग देना चाहिए। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि का समर्थन किया था और सती प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों का घोर विरोध किया था। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण विलियम बेंटिंक ने एक कानून लागू कर सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? यह 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मदाम हेलेना पेट्रोवना लावोतोस्की तथा अमेरिकन सेनाधिकारी कर्नल हेनरी ऑलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था धर्म को समाज सेवा का मुख्य साधन बनाना तथा धार्मिक बंधुत्व का प्रचार करना। इसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं बल्कि विश्व धर्म से था। यह संस्था सभी धर्मों को एक मानती थी। इस सोसाइटी ने वर्ण, जाति, नस्ल, रंग और राष्ट्रीयता आदि विभेदों का विरोध किया था। इस आंदोलन का आह्वान यह था कि धर्म में ही केवल राष्ट्रीयता को प्रेरित कर सकता है। धर्म ही केवल राष्ट्रीयता को प्रेरित कर सकता है। भारत में सन 1882 में मद्रास के अदयार नामक स्थान पर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट विधेयक का क्या उद्देश्य था? तो भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियनों के संलग्न मुद्दों के ट्रायल का अधिकार न देना, यही इल्बर्ट विधेयक का मुख्य उद्देश्य था। इसका मतलब है सरकारी अधिकारियों और भारतीय प्रजा के बीच जातीय भेदभाव को दूर करना था। इस बिल में भारतीय जजों और मजिस्ट्रेटों को भी अंग्रेज अभियुक्तों के मामले पर विचार करने का अधिकार प्रस्ताव किया गया था। इस विधेयक को 9 फरवरी 1883 से पूरे देश में लागू कर दिया गया और सभी प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रमुख पद के दुरुपयोग को रोकना, उपभोक्ता की रक्षा करना, भारतीय अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में राष्ट्रीय जागरण का युग कौन है? वह 19वीं शताब्दी के मध्य एवं उत्तरार्ध। भारतीय राष्ट्रीय जागरण का काल 19वीं शताब्दी का मध्य एवं उत्तरार्ध से माना जाता है, लेकिन इसका सूत्रपात 17 से 18वीं शताब्दी में ही हुआ था। इसका जो सूत्रपात था वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही हो चुका था, लेकिन इसको माना 19वीं शताब्दी का ही माना जाता है। फ्रांस, यूरोप तथा रूस की क्रांति ने भारत में राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत की थी। अंग्रेजों का भारत में आगमन के बाद सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान राष्ट्रीय घटना राजनीतिक जागरण का ही परिणाम था। भारत में अनेकों आंदोलन हुए। इन आंदोलनों की ज्वाला को भड़काने में अंग्रेजों की अन्याय एवं पक्षपात पूर्ण नीति भी प्रमुख रही है, जिसने भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण और चेतना का संचार किया था। यहाँ तक यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पाला हुआ शिशु है। इस तरह से राष्ट्रीय जागरण किसी निश्चित कारण एवं तिथि का परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमारा श्रम किसी भी तरह से सफल नहीं होगा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करते हैं। यह किसने कहा था? हमारा श्रम
किसी भी हाल में सफल नहीं होगा यदि हम मेढकों की तरह टर टर करते हैं। यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे। उन्होंने देशवासियों को सलाह दी कि पहले अपनी सेना तैयार करो, अपनी शक्ति को संगठित करो, फिर प्रयास करो, ताकि वे तुम्हारी मांगों को ठुकरा न दे। उन्हें विश्वास था कि प्रार्थना पत्र, प्रस्ताव, भाषण और गिड़गिड़ाने से स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए जनता को जागृत कर और राजनीतिक आंदोलन चलाकर सरकार पर अधिक से अधिक दबाव देना होगा तथा देशवासियों को मातृभूमि के लिए और त्याग करना होगा। अगला क्वेश्चन, उग्रवादियों उदारवादियों का उद्देश्य क्या था? इन दोनों का उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित। उदारवादियों और उग्रवादियों में अनेकों अंतर होने के बावजूद दोनों सच्चे देशभक्त और एक दूसरे के पूरक थे। वे एक ही दीपक के दो पहलू थे, एक प्रकाश का द्योतक था तो दूसरा गर्मी का। जहाँ उदारवादी वर्ग कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे, वहाँ उग्रवादी वर्ग राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन चाहता था। दोनों हमारी राजनीति के स्वाभाविक उपकरण थे। एक याचना और प्रार्थना पत्र से सरकार को प्रभावित करना चाहता था तो दूसरा सक्रिय आंदोलन का मार्ग अपनाकर सरकार को प्रभावित करना चाहता था। एक समझाकर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहता था तो दूसरा लड़कर इसे प्राप्त करना चाहता था। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इस तरह से दोनों का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्रहित। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।